नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया सिडनी से और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं माई लाइफ शब्दों में भाग 14। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो माई लाइफ शब्दों में भाग 13 में मैंने बताया कि किस प्रकार से मेरा फिर से दोबारा गुरुकुल में एडमिशन हो गया और मैं पहुंच गया बुधनी। बुधनी की पहले तो मैं आपको भौगोलिक स्थिति बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, होशंगाबाद के पास में है, एक छोटा सा कस्बा जैसा है बुधनी। अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, उस टाइम पर काफी छोटा था। और वहां से कुछ 10-11 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ जो है ये आश्रम था। अब वो गांव एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, एक छोटा सा गांव भी था बगल में, लेकिन बहुत ही छोटा था। तो ये आश्रम था नर्मदा जी के काफी नजदीक था, जंगल और एक तरफ पहाड़। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही प्रकृति से संपन्न थी, बहुत सुंदर। आप अगर इमेजिन कर सकें, आपने रामायण महाभारत देखी हो तो उस टाइम पे जिस प्रकार के गुरुकुल हुआ करते थे, एग्जैक्टली ये उसी तरह का था और बहुत ही सुंदर था। और क्योंकि उस टाइम पीरियड पर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स आए हुए थे, तो मेरे मन में और दिमाग में उसी प्रकार के गुरुकुलों की कुछ तस्वीरें भी थीं और वो मैंने वहां प्रैक्टिकली देखी। तो मैं वहां जाकर के एकदम अभिभूत हो गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहां पहुंच करके। और छोटी मोटी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सब पूरी करके और हमें वहां पर अपना एक रूम मिल गया और उसमें जाकर के हम वहां के जीवनचर्या में शामिल हो गए और बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो ये तो थी वहां की भौगोलिक स्थिति कि जब भी मन करता था तो हम लोग जाते थे और नर्मदा जी का स्नान वगैरह करते थे, जंगलों में घूमते थे छुट्टी वगैरह के दिन में। और सुबह उठते थे तो सामने पर्वत था, जंगल थे और नर्मदा जी जैसी पवित्र नदी थी। तो इसके किनारे हम इस युग में भी ऐसा हम लोगों को लगता था कि हम किसी द्वापर और त्रेता के युग में जी रहे हैं। चारों तरफ वेद मंत्रों की ध्वनियां सुनाई पड़ा करती थी, बहुत ही खूबसूरत माहौल था। वहां की दिनचर्या काफी कठिन थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। सुबह 4 बजे सारे विद्यार्थी उठा करते थे और 4 से 5 के बीच में सभी लोग स्नान वगैरह करके एक ही स्थान में जाकर के हम लोग सामूहिक संध्या करते थे। 400-500 स्टूडेंट्स का अपना एक ग्रुप होता था, जहां जाकर के 4-5 जगह थी, क्योंकि लगभग 2 से 2,500 स्टूडेंट्स वहां पर उस टाइम पर थे हमारे आश्रम में। तो सब लोग सामूहिक संध्या करते थे। तो सुबह 5 से लेकर के और 6 बजे के बीच का 1 घंटे का संध्या का समय होता था, तो सामूहिक संध्या करते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत दिव्य अनुभूति हुआ करती थी। और 6 बजे लौट करके अपने हॉस्टल में आते थे। उसके बाद में हम लोग फिर से मेडिटेशन हॉल अर्थात ध्यान हॉल जाते थे, जहां सामूहिक रूप से हम सब लोग मेडिटेशन किया करते थे। वहीं आधा घंटे के आसन वगैरह की प्रक्रिया होती थी, इसके बाद मेडिटेशन होता था और मेडिटेशन के बाद में रिलैक्सेशन होता था। तो 1 घंटे का 7 से और 8 का ये कार्यक्रम चलता था। 8 बजे हम लौट करके अपने रूम में आते थे, तो रूम में हम लोगों को जलपान अर्थात ब्रेकफास्ट मिल जाता था और उसी टाइम पे आधा घंटे में हम लोग तैयार होकर के और लगभग 8:45 से 9 बजे तक हम लोग अपनी कक्षाओं में अर्थात क्लास में चले जाते थे। वहां 9 से 11:30 हमारी कक्षाएं चलती थी। 11:30 से और 12 बजे के बीच में मध्याह्न संध्या किया करते थे और 12 बजे छूटते थे। उसके बाद में आकर के मेस जाते थे, दोपहर का भोजन करते थे अर्थात लंच करते थे। फिर लौट के आके 1 घंटे अपना मिलना जुलना, कुछ पढ़ना वगैरह है या आराम करना है, क्योंकि काफी थक जाते थे। सुबह 4 बजे उठते थे तो 1 घंटे रेस्ट भी कर लेते थे और 2 बजे फिर से अपनी कक्षाओं में लौट जाते थे। 2 से 4 फिर हमारी कक्षाएं होती थी। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का 1 घंटे का फिर से अवकाश होता था, छुट्टी होती थी। तो उस 1 घंटे में कुछ लोग खेलते थे, कुछ बाहर निकल जाते थे घूमने टहलने, और कुछ लोग आराम करते थे, कुछ पढ़ते और कुछ लोग फिर से अपना पुनः फिर से जाकर के स्नान वगैरह करके लौट के आते। शाम को फिर 5 से 6 सामूहिक सायं संध्या हुआ करती थी, शाम की संध्या होती थी, वो भी सामूहिक ही होती थी। और फिर इसके बाद लौट के आते थे तो 6:30 से 7:30 हमारा मेडिटेशन टाइम होता था। मेडिटेशन के बाद में आधा से 1 घंटे, कभी आधा घंटे कभी 1 घंटे, जनरली 1 घंटे 8:30 बजे तक का ऐसा टाइम होता था कि उसी मेडिटेशन हॉल में, जिसमें 500-1000 स्टूडेंट्स के आसपास हुआ करते थे, हम छात्रों के बीच में से ही कोई एक विषय दिया जाता था जिस पर हम लोग तैयारी करके, सबका नंबर आता था, जरूरी नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति, लेकिन उसमें 100% सब लोगों को तो मौका नहीं मिल पाता था। लेकिन जो लोग बोलना चाहते थे किसी विषय संदर्भ पर, तो उनको आधा घंटे का 2 लोगों को टाइम दिया जाता था, तो वो उस संदर्भ में आकर के एजुकेट करते थे। तो ये एक प्रकार से पब्लिक स्पीकिंग की स्किल है जो डेवलप करवाई जाती थी। तो ये होने के बाद में 8:30 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में भोजन वगैरह हो जाता था और 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में स्वाध्याय करते थे। आपको किसी से मिलना है, अपना स्वाध्याय करना है, आपने जो दिन में पढ़ा है वो सारी चीजें करके 10 बजे आश्रम की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। ऐसी कोई मेन स्विच ऑफ नहीं होती थी, लेकिन आपके रूम से, आपके कक्ष से प्रकाश बाहर नहीं आना चाहिए।
तो सब लोग इतना दिन भर में टायर्ड हो जाते थे, थक जाते थे कि फिर हम लोग सो जाते थे और फिर सुबह 4 बजे से हमारी दिनचर्या वैसी की वैसी शुरू हो जाती थी। तो एक बहुत ही बेहतरीन हमारी दिनचर्या थी, जिसमें 1 हफ्ते लगभग लगा, क्योंकि हम लोग बाहर की दुनिया से जब ऐसे किसी आश्रम में जाते हैं, ऐसे किसी गुरुकुल में जाते हैं, तो उस नई कल्चर को स्वीकार करने में थोड़ा तो समय लगता है, लेकिन बहुत जल्दी हम सब लोग उसमें अभ्यस्त हो गए और बहुत ही आनंद आने लग गया। और लगभग 2 से 3 महीने का समय बीत चुका था और उसी टाइम पर हमको पता चला कि हमारे मुख्यालय अर्थात दिल्ली वाले आश्रम से, दिल्ली के मुख्यालय से, जो कि नोएडा में था लेकिन हम लोग दिल्ली बोलते थे, तो नोएडा मुख्यालय से कोई आने वाले हैं ब्रह्मचारी जी, और उनके आने की प्रतीक्षा हम लोग कर ही रहे थे, क्योंकि हमें था कि मुख्यालय से आएंगे, कुछ नई चीजें अपडेट्स होंगी, हो सकता है आश्रम में आकर के कुछ दिनचर्या में या किसी चीज में कोई परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो। तो 5-6 दिन के बाद में, समाचार मिलने के लगभग 5-6 दिन बाद में वहां पर भार्गव जी नामक एक संत पुरुष आए। मैं संत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जीवन शैली जो है बहुत ही संतों जैसी ही थी, लेकिन उन्होंने आकर के 3 दिन में ही उन्होंने हर जगह जाकर के चीजों को बहुत गहराई से देखा। लाइक चुपचाप आकर के, जैसे संध्या हो रही तो एक कॉर्नर में खड़े हो जाना, भोजनालय में अर्थात मेस में जाकर के चुपचाप खड़े होकर के ऑब्जर्व करना, कक्षाओं को जाकर के ऑब्जर्व करना, और चुपचाप बगैर किसी बातचीत करते हुए 3 दिन तक वो चीजों को ऑब्जर्व करते रहे। और 3 दिन के बाद में भोजन को लेकर के कुछ मेस में विवाद हुआ था, क्योंकि उन 3 महीनों में बहुत जल्दी, थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे ब्रदर, जो सबसे बड़े ब्रदर थे, उनमें भी लीडर क्वालिटी थी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इस टाइप की चीजें मुझ में डेवलप हो गई थी कि लगभग 2-2.5 हजार स्टूडेंट्स थे, लेकिन 3 महीने में ही मुझे सारे लोग पहचानने लग गए थे, चाहे अध्यापक हों और चाहे व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हों और चाहे छात्र लोग हों, सब लोग मुझे जानते थे। थोड़ा सा नेतृत्व मैं करता था, जब कहीं कोई विवाद होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी स्टूडेंट्स को, तो लोग मेरे पास आते थे। कोई ऑफिशियल में किसी का नेता नहीं था, लेकिन था, मुझे थोड़ा सा हेल्प करने में अच्छा लगता है, तो मैं लोगों की मदद करता था, इसलिए शायद लोग मुझे जानते थे अच्छी तरह से। तो ये भोजनालय के विवाद को लेकर के, और फिर मैं प्रभारियों के पास में गया जो वहाँ की चीजों को, व्यवस्थाओं को देखते थे, उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त भार्गव जी वहां आ गए और उन्होंने कहा कि मीटिंग कॉल करते हैं और हॉल में सबको बुलाओ। तो सारे स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बुलाया गया, और वो मीटिंग 9 बजे रात में लगभग शुरू हुई और रात को 1-1:30 बजे तक चली। और उस मीटिंग में जितने भी अध्यापक, कर्मचारी और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, एक तरफ थे, और छात्रों की ओर से मैंने बातचीत की, और उसका एक बहुत ही सारगर्भित परिणाम निकला कि भोजन के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह थे, तो उनको थोड़ा सा ठीक करवाना चाहते थे हम लोग, सब चीजें व्यवस्थित हो गई। भार्गव जी ने 3 दिन तक तो ऑब्जर्व किया। 3 दिन के बाद में उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीजों को सेट किया और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए, और वो रूल्स इतने व्यवस्थित ढंग से फॉलो करवाने लग गए। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, बस चीजों को एक्शन प्लान में अपने ले आते थे, और लोगों को समझ में आ गया। एक तो मुख्यालय से आए थे तो उनकी छवि भी बहुत अच्छी थी हम लोगों के बीच में, लेकिन उनके आने के बाद जिस प्रकार से सब चीजें और अधिक व्यवस्थित हो गई, उसका हम लोगों को बहुत ही लाभ हुआ। और मेरे पर्टिकुलर, मैं अपने जीवन में कहूंगा कि भार्गव जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके आ जाने की वजह से चीजें जो थोड़ी बहुत मिसमैनेज्ड थी, या कह लिया जाए लापरवाही थी, वो सारी चीजें भी परफेक्टली चलने लगी, और कक्षाएं और पढ़ाई भी बहुत व्यवस्थित हो गई। और नतीजतन ये हुआ कि जो कोर्स हमें 1 साल में पूरा करना था, लगभग हम लोगों ने 7-8 महीने में उसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमारे एग्जाम हुए। एग्जाम काफी कठिन होता था, क्योंकि बाकी जगहों की तरह एग्जाम वहां पर नहीं होता था। वहां एक बड़े से कक्ष में 8-10 एग्जामिनर्स बैठते हैं, जो अपने अपने किसी एक खास सब्जेक्ट के विशेष जानकार होते थे, और बीच में स्टूडेंट बैठता था रिवॉल्विंग चेयर पे। तो जिधर से भी क्वेश्चन आए तो आप अपने आप को टर्न कर सको। और चेयर नहीं होती थी, एक चौकी जैसी थी जो कि रिवॉल्विंग थी, बीच में उसमें बैठ जाते थे, और काफी कठिन परीक्षा होती थी। तो इस प्रकार से वो हमारे बैच की परीक्षा हुई। हमारे बैच में लगभग 125 स्टूडेंट थे पूरे छात्रावास में, लाइक पूरे गुरुकुल में लगभग 2,500 स्टूडेंट थे, पर मेरे अपने पर्टिकुलर बैच में 125 स्टूडेंट्स थे, जिन लोगों ने सबने परीक्षाएं दी, और सब लोग 100% रिजल्ट था। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कोई क्लास मिस नहीं कर सकता था, कोई आगे पीछे नहीं कर सकता था, सबका जो ये हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है शिक्षा की, उसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं होता था, क्योंकि आप पर्टिकुलर टाइम पे उस कक्षा में हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो मतलब फेल होने का कोई चांस ही नहीं होता था। कठिन परीक्षा होती थी, लेकिन सब लोग पास हुए। उसके बाद में जब टोलियों का निर्माण हुआ, तो चूंकि मैं थोड़ा सा छात्रों वगैरह के लिए खड़ा होता था, और थोड़ा सा भार्गव जी के दिमाग में ऐसा था कि मैं थोड़ी सी नेतागिरी करता हूं, तो मुझे लगता है उस चीज को लेकर के वो
संतुष्ट थे नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार कि वो थोड़ा सा पक्षपात कर जाते थे मेरे साथ ही स्पेशली। लेकिन मैं उसको ये नहीं मानता कि वो कोई दुर्भावनावश है। शायद कई ऐसी जगहों में मुझे उन्होंने प्रस्तुत किया जो कठिन हुआ करती थी, शायद दूसरे लोग उस चीज को नहीं कर पाते। जैसे कि जब टोलियों का निर्माण हो रहा था परीक्षा के बाद, क्योंकि अब हम लोग प्रोफेशनल हो गए थे वहां पर, उसके पहले भी मैं टोली नायक था, लेकिन परीक्षा के बाद में चूंकि टोलियां फिर से बनाई गई और उसमें सबका जो टोली नायक बनने योग्य थे और वो योग्यता के आधार पर ही था, तो उसका उन सब की अलग लिस्ट आई थी, तो उसमें मेरा भी नाम था। लेकिन मुझे सबसे बाद में बुलाया गया अपनी टोली बनाने के लिए, और मुझसे पहले लोगों को, टोली नायकों को यह अवसर दिया गया था कि वो अपने हिसाब से अपने मनपसंद स्टूडेंट्स को अपनी टोली के लिए चुन सकते हैं। पर जब मेरा नंबर आया तब तक कोई चुनाव नहीं बाकी था, जो लोग बचे थे वही मेरे हिस्से में पड़े। तो वो लोग थे जिनके कभी ना कभी कोई कंप्लेंट्स आई थी या थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ कभी बीच में इश्यूज हुए थे इस पूरे टाइम पीरियड में जब हमारी पढ़ाई चल रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ मेरे साथ में थोड़ा सा पक्षपात हुआ है। लेकिन उसी शाम जब भार्गव जी ने आदेश पाल के द्वारा मुझे अपने कक्ष में बुलवाया, अपने ऑफिस में बुलवाया इनफैक्ट, तो मैं रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा था कि पता नहीं क्यों बुलाया, फिर से कहीं कोई ट्रबल तो नहीं होगा मेरे लिए। तो आदेशपाल ने रास्ते में बताया कि आप आखिरी व्यक्ति हैं, आपसे पहले वो सभी टोली नायकों को एक एक करके मिल चुके हैं। और तो मुझे और गुस्सा आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में थोड़ा सा कम अच्छा हो रहा है। तो भार्गव जी के विषय में हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि अगर भार्गव जी ऐसे अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए आपसे बात करें, इसका मतलब उनके दिमाग में आपके खिलाफ कुछ चल रहा है। तो बैठे और उस दिन भी वो दाढ़ी इस तरह से कर रहे थे, तो एक तो मैं पहले से गुस्से में था और फिर वो इस तरह से जो एक्ट कर रहे थे, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता था कि भाई मेरे बारे में कुछ तो बुरा कहेंगे। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जो है एक गिलास दूध मंगवाया अपने आदेशपाल को बोल करके और बोला इनको दीजिए। मैंने एक गिलास दूध पिया, चूंकि गुरु थे उनका अनादर नहीं कर सकते थे, और मैंने मर्यादित और संयमित भाषा में उनसे बात की। मैंने कहा बताएं गुरुदेव क्या आदेश है मेरे लिए। तो बोले मैं जानता हूं कि तुम खुश तो नहीं होगे, क्योंकि आखिरी में तुमको बुलाया गया और जो लोग बचे थे उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा बहुत कहीं खराब था। लेकिन ये मत समझना कि मैंने तुम्हें कोई खराब लोग जानबूझ करके दिए हैं। एक तो सारे विद्वान अच्छे लोग हैं, उनमें कोई ऐसी कमियां नहीं है। दूसरी चीज मुझे पता है कि वो थोड़े से उद्दंड है, और इन उद्दंड लोगों को तुम बहुत व्यवस्थित ढंग से हैंडल कर सकते हो। बाकी लोग शायद उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, पर तुम में ये क्वालिटी है कि तुम उनको भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो और इनको भी सही ट्रैक पे लाना है। इसलिए मुझे लगा कि तुम उनके लिए परफेक्ट हो। तो अपने मन में और दिल में ऐसा कुछ मत रखना, कभी कोई आवश्यकता हो कुछ हो तो मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इन्फॉर्म करना। काफ़ी अच्छी मीटिंग रही, एक फॉर्मल सी मीटिंग थी। उसके बाद में जो भी समय हम वहाँ पर जितने भी दिन थे, काफ़ी अच्छा समय बीता। मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत चीज़ें देखी, उतार भी देखे, चढ़ाव भी देखे और खूबसूरत जगहें भी देखी। मैं मुंबई में इतने वर्षों तक रहा, मैं पिछले करीबन 11-12 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ, सिडनी में हूँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन अपनी जिंदगी का वो समय जो मैंने गुरुकुल में बिताया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मुझे आज भी अगर कहीं मुझे आज जाके अपने बचे हुए जीवन को बिताना हो तो मैं चाहूंगा कि ऐसे ही किसी गुरुकुल में जाकर के बिताऊं, जहाँ का नियम और जहाँ की कल्चर, जहाँ की जीवन शैली इतनी शुद्ध, साफ सुथरी और इतनी पवित्र हो, इतनी अच्छी हो। कभी भी हम लोगों के बीच में कोई नेगेटिव ख्याल ये सब कुछ नहीं आता था। लेकिन आश्रम में चूंकि वो मध्य प्रदेश में था, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स ज्यादा थे। बाकी यूं तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और नेपाल सभी, और उड़ीसा के भी काफी स्टूडेंट्स हुआ करते थे वहां पर। लेकिन इन 3 स्टेट्स के क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा थे, तो आपको पता है जहां ज्यादा लोग होते हैं तो थोड़ी सी ग्रुपबाजी होती है। और मेरे वहां पे 2-3 बहुत अच्छे मित्र बने, 2-3 नहीं इनफैक्ट 4 मित्र बहुत अच्छे बने थे। तो हम 5 मित्र हो गए थे, 4 और एक मैं, मिला के हम लोग 5 मित्र बहुत अच्छे थे। उन 5 में से भी सबसे ज्यादा क्लोज जो मेरा कोई एक मित्र बना वो थे धनंजय पांडे। अब वो आर्मी में रिलीजियस टीचर हैं, जिसे धर्मगुरु कहते हैं। मेरे जीवन में कई अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन कई अच्छे मित्रों में से भी मैं अगर किसी को टॉप पोजीशन पे रखना चाहूं तो धनंजय पांडे थे। एटलीस्ट उम्र के उस पड़ाव तक वो मेरे सबसे अच्छे मित्र रहे। उसके बाद में भी हमेशा वो मेरे हृदय में, मेरे मन में और मेरे जीवन में उनका एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण स्थान था। और वो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे मुझ पे धनंजय पांडे कि मैं अगर कह दूं कि यहाँ ये झगड़ा कर लो, इसके साथ में ये कर दो, वो इमीडिएटली कर देते थे। अगर कभी किसी ने मेरे साथ में कोई बदतमीजी की, कभी कोई बातचीत हुई और मैंने धनंजय को बोला कि यार इसको थोड़ा सा जा करके डोज दे करके आ जाओ, तो जा करके 2-4 थप्पड़ भी लगा सकते हैं हम लोग, ऐसा हिसाब किताब था। तो इसी दरमियान एक और ग्रुप था कुछ लड़कों का, उनके साथ में थोड़ा सा कुछ विवाद चल रहा था, क्योंकि धनंजय के भी एक और मित्र थे। मित्र क्या थे, वो छोटे भाई जैसा था एक लड़का।
तो वो बड़ी सेवा वेवा करता था धनंजय की, तो उसके साथ में कुछ किसी का झगड़ा वगड़ा हो गया था। तो एक दिन हमारे पास आया, हम लोग यूं ही बैठे हुए थे, उठ करके वहां से दोपहर का ब्रेक हुआ था तो लंच करने जा रहे थे, उधर से वो लड़के आ गए और कुछ इस बीच में, वो कामाख्या नाम था उस लड़के का, तो उसके बीच में कुछ कहा सुनी हुई और उस विवाद को देखते हुए मैं भी नजदीक पहुंच गया। तो मैंने देखा वो थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज में उन्होंने बात कर दी, तो मुझे गुस्सा आ गया, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हूं, तो मैंने फिर धनंजय को ललकारा। मैंने कहा कि ला इसके कान के नीचे तो धनंजय ने उठा के उसको पटक दिया और फिर वो सब काफी मैसअप हो गया। और इधर से भी 4-6 लोग थे, हमारी तरफ से उधर से भी 4-6 लोग थे। फिर वो झगड़ा ठीक ठाक सा हुआ और इतना ठीक ठाक सा हुआ कि 4-5 लोगों को टाँके वाके आ गए और काफी बड़ा हो गया। तो उस विवाद के चलते मुख्यालय, यहाँ से हमारे यहाँ के प्रभारियों ने मुख्यालय फोन किया और फिर मुख्यालय से अधिकारी आए फ्लाइट से और काफी बड़ा इशू हो गया। तो मुख्यालय से 3-4 अधिकारी आए हुए थे और यहाँ के भी 4-5 अधिकारी थे, भार्गव जी भी थे, कुल मिला के करीबन 12-13 लोग उधर के और इधर से हम 5 लोग थे और मीटिंग शुरू हुई। उन अधिकारियों और हमारे बीच में लगभग 7 घंटे की मैराथन डिस्कशन हुई और उस डिस्कशन के बाद में, उस मीटिंग के बाद में अधिकारियों ने हमारे ऊपर एक दंडात्मक कार्यवाही की। और वो दंडात्मक कार्यवाही क्या थी और उसकी वजह से पर्टिकुलर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया और मैंने उसके बाद क्या क्या किया, ये सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके आगे आने वाला वीडियो, जो कि होगा माई लाइफ शब्दों में वीडियो नंबर 15। तो वो आप जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब इसके आगे जो मेरी कहानी है और जो मेरे जिंदगी की घटनाएं हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो प्लीज आप इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और मुझे लगता है कभी कभी अगर आप कुछ कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगे मुझे। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में और मिलता हूं फिर आपको मैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।